और जब से ये सिस्टम अपनाया तब से तो हर रूब्रिक जो मैं पढ़ती हूँ या देखती हूँ, हर रूब्रिक में कोई ना कोई मुझे केस नजर आता है। सो इस सिस्टम को थोड़ा आपको पेशेंस लेनी पड़ेगी, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा को एग्रेसिवली पढ़िए, रोज 2 घंटे लगाइए। मेरे इर्द गिर्द तो आज भी किताबें हैं, मतलब कितने साल हो गए करते, फिर भी मैं किताबें अपने पास रखती हूँ, सारे सभी तरफ बुक्स ही बुक्स है, ये मेरे पीछे भी बुक्स है। सो रोज 2 घंटे दो, आप देखोगे आप 6-8 महीनों में कितने अच्छे, कितने सक्सेसफुल हो जाओगे। दूसरी बात एक मैं बहुत देखती हूँ कि अक्सर डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं, मैडम इसका रूब्रिक बता दो। रूब्रिक ऐसे नहीं बनाना होता, इस लो उसको अंडरस्टैंड करो, उसका सेंटर निकालो, सोचो कि वो चाहता क्या है, तब हम उसके अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन निकालेंगे, फिर हम उसके साथ के साथ रूब्रिक्स लगाएंगे। एक एक सिंगल वर्ड पे, सिंगल लाइन पे मैं तो कभी किसी का जवाब ही नहीं देती, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे उसके आगे का नहीं पता, मुझे उसके पीछे का नहीं पता, मैं रूब्रिक कैसे बता सकती हूँ? क्योंकि एक कंडीशन को समझने के लिए 20 रूब्रिक्स हैं। सो इसलिए अपनी स्टडी को थोड़ा टाइम दीजिए, 2 घंटे हर रोज रूब्रिक्स की स्टडी, मटीरिया मेडिका की स्टडी, ये जरूरी है। फिर आप देखो 6-8 महीनों में, साल में कितने एक्सपर्ट हो जाओगे, 5 साल में तो आप एस्टेब्लिश्ड हो जाओगे, ये मेरा वादा है, मुझे पता है कि ऐसे ही होता है। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत टाइम ले थैंक लिया यू, आपका। थैंक यू मैम, बहुत बहुत बहुत। या तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि केसेस देखने के 3-4 तरीके होते हैं। एक तो पेशेंट आया, 2 बातें बोली बस हमने उसका निकाला, 1 मिनट के में उसको मेडिसिन दे दी। लेकिन कुछ इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिनको पूरी डिटेल में, पूरी डेप्थ में जाना पड़ता है। और मैं जब भी कोई स्टडी करती हूँ मेडिसिन, तो केस के अकॉर्डिंगली ही करती हूँ। मैंने जितने भी ग्रुप ऑफ माइंड पे इस फॉरम पे केसेस दिए हैं, पहले मैंने लाइसिन दिया, चाइना, प्लेटिना, हिपरसल्फ और कैलकेरिया का। आज भी मैं एक बड़ी कॉमन मेडिसिन है, उस मेडिसिन को लेके उसका पहले मैं केस बताऊंगी। एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है, पहले मैं वो स्टोरी बताऊंगी, उसके बाद हम इसके रूब्रिक्स की, केस एनालिसिस की बात करेंगे। तो ये एक लड़की है, तकरीबन 30 ईयर्स, 2002 का या 20 साल पुराना। तो वो लड़की आती है मेरे पास, कॉलेज लेक्चरर है, मुझे आके कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली तो मुझे प्रॉब्लम है कि मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरा आई कैन नॉट यूज माई ब्रेन, मेरा ब्रेन बिल्कुल डेड है, मैं सोच नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती, हर वक्त मेरा सिर दर्द होता रहता है। और ये पिछले 10-15 साल से, तभी से मुझे डेड, ये मेरी पहली प्रॉब्लम है। सब कुछ मुझे कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन, कुछ समझ नहीं आता, कुछ बता नहीं सकती, सब केओटिक, मेरे दिमाग के अंदर कुछ जाता नहीं है, कुछ मैं वर्ड्स बोलती हूँ तो भूल जाती हूँ, लोगों के नाम बोलती हूँ तो भूल जाती हूँ, टोटली कंफ्यूज्ड। ये जो लड़की है ये कॉलेज लेक्चरर है, बहुत पढ़ी लिखी है। सेकंड प्रॉब्लम मेरी है नींद की। नींद में मुझे सपने ही आते रहते हैं, इतने सपने आते हैं, सपना मुझे, मैं आधी रात वगैरह गई, जाके आ गई, वो सपना फिर से कंटिन्यू हो जाता है, वो टूटता ही नहीं है, सपने ही आते रहते हैं। और इससे मैं बहुत तंग हो गई, क्योंकि मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, ये भी मुझे बहुत सालों से प्रॉब्लम है। तीसरी मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरे फेस पे जो इरप्शंस हैं, बहुत ज्यादा ये इरप्शंस, मेरे सारा डार्कनेस, यहाँ पे डार्क था, यहाँ पे डार्क था, तो ये भी बहुत सालों से। सो ये 3 मेरी मेन प्रॉब्लम्स हैं। जब वो ये बात कर रही थी
बहुत स्मार्टली ड्रेस थी। जब वो ये बात कर रही थी, शी वॉज कॉन्स्टेंटली लाफिंग, हंसी जा रही थी। तो हंसी के तो किंग्स है, पता ही नहीं कि ये कौन सी हंसी है। तो शी वॉज कॉन्टिन्यूसली लाफिंग। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, बहुत हाई स्पिरिटेड हूँ, और मैं अपनी जिंदगी के जितने भी फैसले हैं वो मैं खुद लेती हूँ। और फिर हंसने लग गई। लेकिन जो उसकी हंसी थी ना, वो बड़ी पेक्यूलियर हंसी थी। उसमें मुझे कोई खुशी वाली हंसी नजर नहीं आई कि वो खुश है और इस वजह से हंस रही है। मुझे उसमें कोई खुशी नजर नहीं आई। मुझे लग रहा था कि शी इज हाइडिंग समथिंग। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने सारी जिंदगी में अपने खा ही नहीं फैसले लेने के लिए, कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कभी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा क्यों, फैमिली ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? कहती नहीं डॉक्टर साहब ये तो बहुत एक लंबी स्टोरी है, छोड़ो फिर कभी बताऊंगी, अभी बस इसी के लिए दवाई दे दो। तो मैंने कहा फिर भी बताओ। इतने में उसकी आंखों में से पानी बहने लग गया, लेकिन वो फिर भी स्माइल कर रही थी। मैंने कहा, वो एकदम उठी, अपने जैसे सामने बैठी थी, उठी और उठ के बाहर चली गई। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ अब। तो उसके बाद 20 15 20 मिनट के बाद वो दोबारा वो कहती डॉक्टर साहब अभी मुझे बस ऐसी दे दो, चलो फिर मैं बताऊंगी सब कुछ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको पीएल की 3 डोजेस दी। मैंने कहा ठीक है आप कल आ जाना, क्योंकि दवाई देनी यहाँ पे बनती ही नहीं थी और कुछ भी। फिर नेक्स्ट डे वो आई और उसने बताया कि डॉक्टर साहब अपनी कहाँ से स्टोरी शुरू करूँ। मेरी स्टोरी तो मेरी माँ के गर्भ से ही शुरू होती है, माँ के वोम से ही स्टार्ट होती है। जब कहते कि मेरी मदर प्रेग्नेंट थी, 6 7 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, तो मेरे फादर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और मेरी माँ मेरी मदर ने मुझे बर्थ दे के मेरे जो दादके वाला घर है वहां पे छोड़ के मेरी मदर अपने पेरेंट्स के घर चली। वो मेरी चाची भी थी और मेरी मासी भी थी, क्योंकि मेरे दोनों सिस्टर्स एक ही घर में थी। तो उन्होंने मुझे पाला। मेरा बचपन इट वॉज फुल ऑफ सॉरोज, बहुत ज्यादा दुख से भरा हुआ है। आज भी जब मैं उन चीजों के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मुझे वो सब अपने पुराने दिन याद हैं। और इतना टफ टाइम पता नहीं मैंने कैसे पास किया। डॉक्टर साहब मैं बहुत जिद्दी थी बचपन से, बहुत ज्यादा रोब डालने वाली, वेरी डोमिनेटिंग, वेरी डिक्टेटोरियल शुरू से ही थी। लेकिन मुझे इस बात का कोई रेग्रेट नहीं है कि मैं थी या इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी। मैंने खुद को डिटैच कर लिया उन सब लोगों से। मैंने खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया, लेकिन इमोशनली मैं बहुत ज्यादा अंदर से वीक हूँ, क्योंकि मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं। मेरे लिए हमेशा ही लैक ऑफ लव, लैक ऑफ अफेक्शन, शुरू से ही कभी प्यार ही नहीं मिला। जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, बहुत ज्यादा मैं बचपन से ही रिस्पॉन्सिबल बन गई थी। कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि मेरा तो कोई बचपन ही नहीं था। आई लॉस्ट माई चाइल्डहुड, आई एम हंग्री फॉर लव। मैं खेली बच्चों जैसे, मैंने शरारतें नहीं की, कभी गेम्स नहीं खेली, कभी भी नहीं, कभी शरारत नहीं की। हर वक्त मेरा पढ़ना 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 पढ़ना। बहुत इंटेलिजेंट थी। सो आई वर्कड वेरी हार्ड अप टू 10th क्लास। बहुत एम्बिशियस हूँ डॉक्टर साहब मैं। आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी वेरी बिग। मुझे पता है कि जिंदगी में एक दिन आएगा जब मैं बहुत टॉप पर पहुंचूंगी, और मुझे उसके लिए मुझे पक्का पता है, यस आई एम हाईली एम्बिशियस। चमकता हुआ डायमंड,
जो एक दिन दुनिया के सामने शाइन करेगा। मैं खुद को कभी भी ऑर्डिनरी पर्सन या जनरल कोई भी, मैं अपने आप को कभी भी कंसिडर नहीं करती। I want, I'm a gem, I'm a diamond, and I love power. And एक दिन पावर मेरे हाथ में होगी। जब मैंने 10th क्लास की, तो 10th करने के बाद मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैंने तो अपना सब कुछ स्पॉइल कर लिया। मैंने नॉवेल्स पढ़ने शुरू कर दिए। मैं हर रोज एक नॉवल पढ़ लेती थी। मेरा अपनी पढ़ाई में सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मेरा दिमाग काम कर, बस दैट वाज द टाइम। इसी टाइम पे मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल, नॉवेल्स पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने सोशल नॉवेल्स, रोमांटिक नॉवेल्स, फिलोसॉफिकल नॉवेल्स, रिलीजियस, एस्ट्रोलॉजी, ये सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन में एक ही नॉवल, एक नॉवल खत्म कर देती थी। इतना ज्यादा मैं पढ़ती थी, इतना ज्यादा, पर कहीं भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। वो मेरी जो अंदर मेरे खालीपन था, जो प्यार की मेरे मन में इमोशनल जो कमी थी, वो कभी पूरी नहीं हुई। दैट वॉज द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। मैं भगवान में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करती हूँ। एंड आई पास्ड अ वेरी बैड फेज एंड देयर वॉज नो सोल्यूशन एट दैट टाइम। No one was there to help me. My parents, they had a limited friendly, she had a limited friendly circle. बहुत कम दोस्त थे। I never share my feelings with anyone. There was no one to share my sorrows. I feel myself to be very unfortunate. बहुत बदकिस्मत हूँ मैं। Many times I want to commit suicide to escape from the situation. बहुत बार दिल किया कि मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, बट मुझे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पढ़नी आती है तो मुझे लगता है कि मैं मर नहीं सकती अभी। मेरी किस्मत में इस तरह से मरना नहीं था। सो मैंने ये रास्ता अपनाया ही नहीं। एक सेकेंड। आई एम हाईली इगोइस्टिक, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक। बट माई इमोशनल नीड्स दे ऑलवेज रिमेन्ड वेकेंट। और आई वुड से आई नेवर, जब भी मुझे कभी किसी से प्यार हुआ या जब भी कभी किसी ने मुझे चाहा, तो मैंने कभी भी किसी को अपने तक पहुंचने नहीं दिया। मैंने एक अपने आगे एक दीवार बना ली। हालांकि मेरी इमोशनल नीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैंने किसी को भी कभी अपने पास आने नहीं दिया। आई पुश्ड माई सेल्फ बैक जस्ट बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू सफर द सेम सफरिंग जो मेरे माँ बाप से मुझे मिली सफरिंग। मैं वो दोबारा सफरिंग नहीं चाहती। इसलिए मैंने कभी किसी को इमोशनल, आज भी मुझे इमोशनली किसी की जरूरत है ताकि मैं किसी को प्यार कर सकूं, लेकिन मैं हमेशा खुद को स्टेप बैक कर लेती हूँ। ऑलवेज मैं कभी किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती, कभी भी नहीं। वेरी सीक्रेटिव पर्सन, very. I am emotionally weak and craving for love, which my family has not given me. लोग, मैं सारा दिन हंसती रहती हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि तुम कितनी लकी हो, सारा दिन ही हंसती रहती हो, कितनी खुश रहती हो। ये तो मुझे पता है ना, मैं लकी हूं कि क्या हूं। मैं अंदर से आई एम अ टोटली ब्रोकन पर्सन। आई एम टोटली हेल्पलेस। मैं कुछ कर नहीं सकती। आई हैव वीक मेमोरी। मेरे दिमाग में कोई बात ही नहीं रहती। हर चीज, हर नाम, हर वर्ड, गली मोहल्ला, सब कुछ भूल जाता है मुझे। मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिलती। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे दिमाग का ये हाल हो गया। मेरा दिमाग रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। आई कैन नॉट डू मेंटल वर्क। आई फॉरगेट whatever I just do. I do mistakes in
in, in many times I feel if I marry, तो वो मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, मुझे लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी कभी भी एंड्योर करे या चले आगे तक। सो दिस वॉज द स्टोरी। इस स्टोरी में बहुत सारे पहलू थे, बहुत सारे। पहले उसके बचपन का, उसकी माँ ने छोड़ दिया, फिर उसके चाचा चाची ने पाला, फिर उसका उसका बच्चों के साथ, उसके बाद जब बड़ी हुई तो किसी को प्यार के लिए अपने तक पहुंचने नहीं दिया। आज उसका ब्रेन काम नहीं करता, 90%। वो कहती कि 90% ऑफ माई ब्रेन इज डेड। तो इसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ले सकते हैं। पहली बार जब मैंने उससे सारी उसकी स्टोरी सुनी तो मैंने उसको एक प्यार की भूख हुआ एंटम टूडा, वो मैंने दी। लव सिक एंड वीपिंग टच्ड व्हेन, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 20 साल पुरानी बात है, तब हो सकता है कि हमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, ज़्यादा इस तरीके से केसेस देखने भी नहीं आते थे। उसके बाद मैंने उसकी सेकंड मेडिसिन निकाली, कार्सिनोसिन, जिसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होती है और बहुत ज़्यादा ये वाले बच्चे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लेकिन उसके बाद मैंने डॉक्टर जैन शॉल्टन का थीम अप्लाई किया, क्योंकि हमने उनका 98 में एक सेमिनार करवाया था जिसमें उन्होंने हमें पूरा पीरियोडिक टेबल समझाया था। तो उसके बाद बारी आई नेट्रम्योर की, वेयर देयर इज नो मदर। लेकिन किसी भी एंगल से ये लड़की को फर्क नहीं पड़ा। 4 महीने बीत गए, सभी के साथ फेलियर्स होते हैं। आप कभी भी पहली बार में, अगर आप पहली बार में ही सक्सेसफुल हो जाते हो तो शायद आपकी ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फेल होके फिर चढ़ते हो तो जो आपने गलतियां की हैं उनसे आप लर्न करते हो। 3 दवाइयां मेरी फेल हो गई, एंटमोडा, कार्सिनोसिन, नेट्रम्योर। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि ये तो बात है नहीं, ये तो में से कोई डॉक्टर्स बताना चाहेंगे कि कौन से ऐसे 2-4 रूब्रिक्स होंगे जिनके बेसिस के ऊपर हम दवाई दे सकते हैं, या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आपके दिमाग में अभी आ रही है। ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। मैडम, हाँ जी, फास्फोरस लग रही है, फास्फोरस लग रही है। ओके, लाइकोपोडियम मैम, लाइकोपोडियम। ओके, टेफिसेगिया, और मेटालिका मैडम, और मेटालिका जी, चक्रा मोटेशनली। हैं जी, चलो, और अम्यून, हेलो, सैक्रम ऑफिशियलिस मैडम, सैक्रम। ओके, सेक्रम, ओके। तो चलो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं कि मैंने किस तरह से उस लड़की को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। या मैंने आपको एक बात बताई कि वो जितना टाइम मेरे पास बैठी रही उतना टाइम वो हंसती रही, लेकिन उसकी हंसी में वो खुशी नहीं थी, क्योंकि लाफिंग जॉयलेस, या क्योंकि उसमें उसकी हंसी में वो खुशी नहीं थी। हंसी थी, शी वॉज कॉन्स्टेंटली लाफिंग। जैसे बंदा अपनी किस्मत पे, बुरे उस पे हंसता है ना, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं बीच बीच में, वो हम वीपिंग नहीं लेंगे कि रो रही है, वो हंस रही है
और बोल रही है। हाँ जी, अफेक्टेशन लग गया अफेक्टेशन। अफेक्टेशन कैसे? कि वो हंस तो रही है लेकिन अंदर से वो रो रही है। हाँ, तो इसके लिए हमारे पास और भी बहुत अच्छा रूब्रिक है। लाफिंग यस, जी मैडम बिल्कुल ठीक है। लाफिंग जॉयलेस, कईयों में लाफिंग इनवॉलंटरली येट जॉयलेस है, कईयों रेपर्टरीज में लाफिंग जॉयलेस है। मैंने कहा पहली बात तो ये कि वो हंस तो रही है लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं, देयर इज नो जॉय। दूसरी बात, उसने इतनी सारी स्टोरी बताई, उसमें सिर्फ एक ही बात की शुरू होती है मेरी माँ के गर्भ से। जब वो प्रेग्नेंट थी, माँ ने मुझे बर्थ देते ही छोड़ के, दादी के घर में छोड़ के, चाचा चाची को देके माँ चली गई। माँ को कभी इसने प्यार नहीं माँ का मिला, कभी देखा नहीं, कभी बात नहीं की, कभी माँ उस घर में वापस ही नहीं आई। इसमें रूब्रिक आएगा forsaken, beloved by his parents, wife. She is forsaken. इसको छोड़ दिया इसके घर वालों ने, माँ छोड़ के चली गई। Not being loved by anyone in the family. किसी ने, चाचा चाची ने, जैसे स्टेप पेरेंट्स होते हैं, कहाँ कौन किसी के बच्चे को प्यार करता है, बिल्कुल सेम इसी की हालत थी। Forsaken, सेकंड रूब्रिक जो मैंने लिया, forsaken, beloved by his parents, wife, feels of not being। मतलब कितना एप्रोप्रिएट रूब्रिक्स बनाए हुए हैं। मैं तो कई बार हैरान होती हूँ कि इतने बढ़िया रूब्रिक्स, पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने ये साइकी कलेक्ट की और इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट किए हमें। हम तो सिर्फ यूज ही कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये बनाए, अब उनको सैल्यूट करना चाहिए हमें। अब तीसरा रूब्रिक, अपने घर वालों से टूटा हुआ, बीइंग काइंड विद स्ट्रेंजर्स बट नॉट काइंड विद हिज फैमिली एंड टू रिच। वो अपने घर वालों से बिल्कुल डिटैच्ड है, उनसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसके दोस्त मित्र हैं, उनसे मिलती है, उनके साथ ठीक है, बाहर वालों के साथ ठीक है, बट नॉट विद हिज फैमिली। तो इसमें भी उसको बिल्कुल, दो रूब्रिक्स है, एक फोर्सेकन के सन कर दिया, दूसरा एस्ट्रेंज्ड है। दोनों में क्या फर्क है? मुझे लगता है मैंने बहुत बार बताया है, दोनों में क्या फर्क है, कोई बताएगा? फोर्सेकन होता है किसी को छोड़ देना, इसके साथ अंडर एक दो और रूब्रिक है, आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब किसी को छोड़ भी दिया और वो बिल्कुल उनसे अलग रहने लग गया, आइसोलेट हो गया। एस्ट्रेंज्ड तब आता है जब किसी के साथ प्यार मोहब्बत सब कुछ खत्म हो जाता है, वो उनके लिए स्ट्रेंजर बन जाता है। ये दोनों में फर्क है। फोर्सेकन में फिर भी प्यार हो सकता है, छोड़ा ही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि उनके लिए प्यार नहीं होता, या माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन जहां पे प्यार खत्म हो गया कि मैं तो इसकी कभी सारी जिंदगी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, वो स्ट्रेंजर बन गया। एक हमारे एक ऑफिसर थे, एक बार हम उनके साथ कहीं पार्टी में थे, जैसी वो पांच फैमिलीज थी हम, तो उनके फादर की डेथ हो गई। तो हम सारे बड़े सीरियस के, हो फादर की डेथ होगी तो अब आपको जाना चाहिए। कहते जी मैंने नहीं जाना, जब मैं गांव छोड़ के आया था ना, तो मैं उनको बोल के आया था कि आपके मरे पे भी मैं नहीं आऊँ। अगर वो फोर्सेकन होते तो वो फिर भी चले जाते।
लेकिन जब उनके मन में उनके लिए प्यार, रिस्पेक्ट, सब कुछ खत्म हो गया, दिस इज एस्ट्रेंज्ड। इस तरह के ये लोग होते हैं। तो इस लड़की के साथ कभी इसको किसी ने प्यार नहीं किया, कभी इसको किसी ने अफेक्शन नहीं दी, हमेशा यही फीलिंग रही कि फोरसेकन एंड एस्ट्रेंज्ड। उसके बाद जो उसने एक बात बहुत ज्यादा, और दुनिया में एक दिन मेरा नाम होगा, आज सच में उसका नाम है, मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे इस एरिया में उसका नाम है। ये बात क्योंकि 20 साल पुरानी है। वेरी एम्बिशियस, उसने शादी नहीं की, बहुत ज्यादा एम्बिशियस, और साथ में डिक्टेटोरियल पावर ऑफ लव ऑफ पावर, पावर के लिए कि मेरे पास एक ताकत होगी, मुझे पावर चाहिए, आई एम हाईली बहुत ज्यादा एम्बिशियस। लोग कौन होते हैं हमारी रेपर्टरी में? कितनी 3-4 हजार दवाइयां हैं, उनमें से कितनी दवाइयां एम्बिशियस हैं? जस्ट 30-35। इसका मतलब है कि इतने कम लोग होते हैं जो एम्बिशियस होते हैं। सो ये लड़की बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी कि मैंने जिंदगी में कुछ करना है, एंड शी डिड दैट, वो मुझे पता है। तो इस बेसिस के ऊपर उसकी दवाई निकली लाइकोपोडियम। अगर हम लाइकोपोडियम। को जी 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 बिल्कुल, तो लाइकोपोडियम बहुत सारे रूप में हमारे सामने आ सकता है। कभी एक कॉवर्डाइस बन के, डरपोक बंदा बन के, कभी एम्बिशियस बन के, कभी पावर फॉर लव, लव फॉर पावर, पावर के लिए, कभी डिक्टेटोरियल, हर तरह तरह की चीजों के साथ आ सकता है। अब इस लड़की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? लाइकोपोडियम मैंने 30 दे दी। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? 90% ऑफ माई ब्रेन इज डेड, कि मेरा 90% ब्रेन डेड है। दूसरी इसकी स्लीप, जो इसको नींद, सपने आई जाते थे, आई जाते थे, आई जाते थे। और तीसरा इसका स्किन इरेक्शन देने से इसकी जो ब्रेन वाली प्रॉब्लम थी वो 50% ठीक होगी, जस्ट लाइकोपोडियम 30 की 1 इतना ज्यादा उस पर इफेक्ट हुआ। 2-3 हफ्तों के बाद उसको एक हफ्ते के बाद उसमें हेडेक की प्रॉब्लम भी थी, वो भी ठीक, और शी सेड कि आई एम रिलैक्स्ड, कि मैं अब हमारे रेपर्टरी में ऐसा तो कोई रूब्रिक है नहीं कि बंदे का 90% ब्रेन डेड हो जाता है, ऐसा तो कुछ था नहीं। फिर 1 महीने के बाद उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी तो स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो गई एंड मच मच बेटर। उसके बाद अगले 15 दिन के बाद उन्होंने बोला कि मेरे एक बार सिर में दर्द हुआ, लेकिन मुझे जो ड्रीम्स थे मेरे, जो मुझे बहुत तंग करते थे, जो रुकते ही नहीं थे, वो सब नॉर्मल है। ऐसे करते करते 3-4 महीने उनको दवाई दी, 200 1M तो दी भी नहीं, बस 200 तक, तो इससे वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी मेरा कोई पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से ठीक होता है तो मैं सारी दवाई को उसके सामने रख के पढ़ती हूँ। आज भी मैं यही करती हूँ। जब मुझे कहीं से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, मुझे लगता है कि पेशेंट ने पहली बार में उसको 50-60% रिलीफ मिल गया इन क्रॉनिक प्रॉब्लम, तो वो डेफिनेटली उसकी मेडिसिन ये होगी। फिर मैंने इस मेडिसिन को ये कि इसमें और कौन कौन से ऐसे रूब्रिक्स हैं जो इस लड़की के केस में कवर हुए। सो सबसे पहला, कंफ्यूजन डेली अफेयर्स अबाउट, जो रोज करती है उनमें कंफ्यूजन। अब ब्रेन डेड है, क्या मतलब है इसका? सच में थोड़ी डेड हो गया है। उसने बोला था कि एवरीथिंग इज कंफ्यूज्ड एंड केओटिक, कुछ समझ नहीं आता, करूं क्या? सो कंफ्यूजन डेली अफेयर्स अबाउट
सिंगुलर, कंफ्यूजन फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन व्हाइल रीडिंग, क्योंकि उसने बुक्स बहुत पढ़ी थी, बहुत पढ़ती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। लाइकोपोडियम बहुत इंटेलिजेंट होता है। जब भी ये लोग मेंटल एक्सर्शन करते हैं, रीड करते हैं कुछ भी, तो इनको कंफ्यूजन ही रहता है। कंफ्यूजन तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे कि कंफ्यूज हो जाना, समझ नहीं आनी कोई चीज, वो। फिर इसके बाद आते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट। कंसंट्रेशन है तो वो मुश्किल में थी। concentration difficult, aversion to concentration difficult, studying reading while, concentration difficult, calculating while। कितने प्रॉपर रूब्रिक्स मिले हैं जब ये, हालांकि ये रूब्रिक्स मैंने नहीं अप्लाई किए थे, मैंने सिर्फ 4-5 रूब्रिक्स अप्लाई किए, उनके बेसिस के ऊपर जो मेडिसिन निकली, फिर मैंने उसको आगे स्टडी किया कि स्टेट ऑफ ब्रेन डेड है क्या। फिर उसके बाद अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी फॉर। बहुत सारी मेडिसिन हैं, कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी, कैलकेरिया कार की अपनी तरह की होती है, बेलेडोना की अपनी तरह की होती है। कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी के कैलकुलेट नहीं कर पाना, बता नहीं सकना कि कैसा है, क्या प्रॉब्लम है, लाइक दिस। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग, अनएबल टू रिफ्लेक्ट क्या होते हैं, फिर उसको लिखना होता है, जैसे एग्जाम में लिखना है। तो ये लोग, इसने पढ़ लिया लेकिन रिफ्लेक्ट ही नहीं, क्योंकि 90% ऑफ ब्रेन इज डेड। उसको लगता है कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। तो रिफ्लेक्टिंग, अनएबल टू रिफ्लेक्ट, इसमें भी लाइकोपोडियम है। थिंकिंग, एवर्शन टू, ये लोग सोच ही नहीं सकते, दिमाग इनका काम ही नहीं करता। हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, मैं करूं क्या, मेरे से होता ही नहीं है, मैं बेबस हूं। दिस इज हेल्पलेसनेस फीलिंग। और अगर लाफिंग के अंदर 1-2 और रूब्रिक्स हैं, लाफिंग इनवॉलंटरली ओवर सीरियस मैटर्स, सीरियस अपनी कहानी बता रही है और फिर हंस रही है। लाफिंग एट ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों पे, उन चीजों पे जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है उन पे भी हंसना। लोग कहते हैं कि तुम कितनी लकी हो, वो भी हम अभी आगे करेंगे। प्रॉब्लम की एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट करें कि कहां से इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। एलिमेंट फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड, ऑफ बीइंग हर्ट, एंगर सुप्रेस्ड। कभी इसने एंगर की, हमने इसमें बात नहीं की, कभी इसने किसी को गुस्से में कुछ नहीं बोला, इसने अपनी सभी इमोशंस को, गुस्से को, सब चीजों को सुप्रेस करके रखा। एलिमेंट फ्रॉम ईगोटिज्म, कितनी अच्छी बातें नहीं सिर्फ सोचेंगे, लेकिन ईगो कितनी ज्यादा है कि उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया, वो भी नहीं बुलाती उनको, ठीक है, वो नहीं बुलाते, मैं भी नहीं बुलाती। ईगोटिज्म। एलिमेंट फ्रॉम इमोशनल एक्साइटमेंट, जो इमोशनली वो इतनी वीक है, वहां से उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, दूसरे लोग जब उसको गुस्से से बोलते हैं, रूड हो। और भी बहुत सारे, अगर हम लाइकोपोडियम में देखें, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसी केस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि इसमें ही बहुत सारे रीजंस आ गए। एलिमेंट फ्रॉम मेंटल वर्क, जिन लोगों का दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करता, जो सोच नहीं सकते, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट है, तो वो लोग मेंटल वर्क भी नहीं कर सकते। एलिमेंट फ्रॉम मेंटल वर्क। एलिमेंट फ्रॉम बीइंग, उसको कहते हैं कि यार तुम तो बड़ी लकी हो, तुम तो सारा दिन हंसती रहती हो, कितना खुश रहती हो। वो कहती है कि डॉक्टर साहब क्या ये लक है, क्या मैं लकी हूं? नो, आई एम मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन ऑन दिस अर्थ। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, बहुत ज्यादा। जिसके पैदा होने से पहले उसके फादर की डेथ हो जाती है,
और उसकी माँ को माँ बर्थ देते सारी इसको छोड़ के चली जाती है, वो लकी होगा बंदा। लाइकोपोडिया में दोनों रूब्रिक्स हैं, डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट फील्स एंड अनफॉर्चुनेट फील्स। वो महसूस भी करती है कि वो अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मत है, उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, और उसको ये लगता भी है कि हाँ मैं अनफॉर्चुनेट ही हूं, सच में भी डिल्यूजन में भी, दोनों में। डिक्टेटोरियल, lamenting about future, dictatorial, talking in air of command। और उसने एक और बात बताई, डॉक्टर साहब मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम घर में रहो, तुम सारा दिन बाहर एक्टिवा लेके पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रहती हो, घर में रहा करो, लड़कियां घर में रहती हैं। तो शी सेड के मुझे ये लोग घर में बांध लेंगे, नो नो। है एवर्शन टू बी केप्ट इन हाउस, मुझे घर में नहीं ये बांध के रख सकते। My parents, they want me to remain at home, but they cannot keep me at home. I have my own life. They cannot stop me from going anywhere. मुझे वो कहीं भी जाने से रोक नहीं सकते, मेरे अपने पर्सनल काम है, मैंने जाना है, तो मुझे ऐसे घर में नहीं बांध सकते। नेक्स्ट, impolite children। एक अच्छे बच्चे होते हैं जो बहुत सबकी कहना मानते हैं, बात सुनते हैं, एक होते हैं इम्पोलाइट, उसके ऑपोजिट, बिल्कुल किसी की बात नहीं माननी। मुझे लगता है कि जो लोग, जैसे हमारे घरों में जो लोग काम करते हैं, जो मेड्स काम करती हैं, जिनकी एज चाहे छोटी हो, वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। हमारे बच्चे उतनी एज में, 20 इयर्स की एज में उतने मैच्योर नहीं होंगे जितने वो लोग जिनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया, या साल की उम्र में जितने ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो ये लड़की भी, क्योंकि माँ बाप का कभी प्यार ही नहीं मिला, तो ये बहुत जल्दी छोटी उम्र में मैच्योर होगी। इम्पोलाइट चिल्ड्रन, discouraged children in and quiet, discouraged children in and quiet। जो क्योंकि जब किसी का प्यार नहीं मिला तो discouraged चिल्ड्रन, बच्चों में अगर रूब्रिक बड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये बड़ा हो गया अब ये चिल्ड्रन नहीं रहा तो हम ये यूज नहीं करेंगे, ये चाइल्ड नहीं रहा, नो। हम कोई भी रूब्रिक, अगर अप्रोप्रिएट रूब्रिक है तो किसी भी स्टेज में कहीं पे भी, कोई मेल वाले, कोई फीमेल वाले, कोई बच्चों वाले, हम किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंजाइटी, स्लीप ड्यूरिंग, डिजायर टू रिमेन इन। तो लाइकोपोडिया में ये भी है, डिजायर टू रिमेन इन बेड, मॉर्निंग, लेट राइजर, क्यूरियस, इंक्विजिटिव, क्योंकि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा देखना, जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासु होना, इस तरह की। डिस्करेज विद वीपिंग, इसके ब्रेन के साथ रिलेटेड एक रूब्रिक और है, डलनेस इन चिल्ड्रन वाइल रीडिंग, भी काम करने से, डलनेस इन चिल्ड्रन वाइल रीडिंग, पढ़ने से, या कोई भी मेंटल एग्जर्शन, मेंटल काम करने से इनको डर लगता है, ये डलनेस होती है, सॉरी, डल होते हैं, दिमाग में घुसती नहीं है वो बातें। Fear appearing in public, society of losing his position in speaking in the public। पब्लिक में ये बोल नहीं सकती थी क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। और इसने एक और बतने मेरे पास पैसे, तब मुझे लगता है कि इसकी 10,000 सैलरी थी, जो मुझे याद है, जितना याद आ रहा है। तो वो कहती थी मैं तो डॉक्टर साहब 4 दिनों में ही सारे पैसे उड़ा देती, सारे के सारे। मैंने कहा फिर बाकी महीना कैसे गुजारा करते हो? कहते बस ठीक है,
फ्रेंड से ले लिए या खुद ही बस ऐसे ही जब एक बार खर्च कर ही दिए तो पता है इतनी तारीख को तनख्वाह मिलेगी तो फिर देखेंगे। जो लाइकोपोडियम होता है उसमें फाइनेंशियल एप्टीट्यूड नहीं होता है, करना नहीं आता। फाइनेंस इन एप्टीट्यूड ऑफ एंड स्क्वेंडरिंग होता है फजूल गवाना, फजूल जिसकी जरूरत भी नहीं है वहां पे खत्म कर देना। हॉटी हाउसकीपिंग वेमेन अनएबल टू, और अपनी मदर के साथ ये लड़की कभी हाथ नहीं बटाती थी, कभी कोई हेल्प नहीं कराती थी। हाउसकीपिंग वेमेन अनएबल टू, क्योंकि ये होते ही ऐसे हैं कि ये कर ही नहीं सकते। और अब वो इनडिफरेंट टू एवरीथिंग, indifference to life, indolence, aversion to work, free बैठो, कोई काम नहीं करना, loathing of life, morning on waking। ओके, उसने एक और क्या बात बोली कि डॉक्टर साहब शादी तो मैं कर लूं पर मुझे लगता है कि मेरी शादी ज्यादा दिन चलने वाली है नहीं, वैसे इसने शादी करवाई नहीं। तो इसमें रूब्रिक है लाइकोपोडियम में मैरिज, आइडिया ऑफ मैरिज सीम्ड अनएंड्यूरेबल, कि मेरी मैरिज एंड्योर नहीं करेगी, अनएंड्यूरेबल कि ये ज्यादा चलने वाली है नहीं। देन मेमोरी के साथ रिलेटेड, मेमोरी वीकनेस ऑफ किस किस चीज की, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ फॉर मेंटल लेबर, फॉर प्रॉपर नेम्स, फॉर व्हाट हैज रेड, सब चीजों के लिए इसकी मेमोरी वीकनेस है। मेमोरी पुअर कोई हमारे रूब्रिक नहीं है तो मेमोरी वीकनेस में आएगा। फॉरगेटफुलनेस में आएगा, फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुल नेम्स, फॉरगेटफुल वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग ऑफ, हंटिंग फॉर वर्ड्स, कि डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में शब्द ही नहीं आते, मैं क्या बोलना चाहती, मुझे नाम लोगों के भूल जाते हैं, मैं जब बोलती मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने बोलना क्या है, क्या बोल रही थी, इतना ज्यादा मेरे ब्रेन का बुरा हाल हो गया। ऑब्स्टिनेट, प्रीकॉसिटी, मैंने बोला ना कि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। प्रीकॉसिटी होती है जब कोई अपनी एज से ज्यादा मैच्योर होता है, खास करके हम बच्चों में यूज करते हैं। कई बार बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो इतनी सियानी बातें करती है, इतनी ज्यादा बातें मैच्योरिटी वाली करती है, हम तो हैरान रह जाते हैं कि अच्छा ये इसने बोला है। सो इस तरह से ये लाइकोपोडियम वाले बच्चे बहुत ज्यादा एज से पहले मैच्योर हो जाते हैं। जो मैंने अपनी मेड का बताया कि इन लोगों को काम करना पड़ता है तो ये एज से ज्यादा मैच्योर होते हैं। इसी तरह से इसको एस्ट्रेंज किया, इसमें इसको फोरसेकन किया, उस वजह से इसमें प्रिकॉसिटी, इंटेलिजेंस, दोनों चीजें बहुत ज्यादा थी। आगे फिर माइंड वाला, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, मेंटल एग्जॉस्टिव, ब्रेन फैग, के प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, दिमाग का थक जाना, ब्रेन फैग, दिमाग में जब ज्यादा पढ़ लो या ज्यादा कुछ काम कर लो तो दिमाग का बुरा हाल हो जाता है, वो चीज। क्वारल एवर्शन टू, किसी के साथ ये कभी लड़ाई नहीं करती थी, कहना भी नहीं मानती थी अपने पेरेंट्स का। सीक्रेटिव, क्योंकि ये अपनी बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं करती थी। सीक्रेटिव वो लोग होते हैं जो अपने सीक्रेट्स, जो अपने सीक्रेट्स को क्या कहेंगे, जो अपनी बातें, पर्सनल बातें हैं, अपने राज किसी को, किसी के साथ साझा नहीं करते, किसी को नहीं बताते। सो ये भी नहीं बताती। थियोराइजिंग, ये सारा दिन बैठे बैठे सोचते रहना, दिमाग सोची जाना है, दिस इज थियोराइजिंग। थॉट्स, वीपिंग, टीयरफुल मूड ऑल्टरनेट्स विद लाफ्टर। वीपिंग कॉजलेस, वीपिंग इजीली। एक और देखो रूब्रिक, वीपिंग, लाफिंग एट द सेम टाइम,
जब हमारी कोई मेडिसिन वेल सेलेक्टेड होती है, मिनिमम होती है, तो उसमें मेडिसिन के सारे शेड्स थोड़े 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 थोड़े, अगर लाइकोपोडियम में 5000 रूब्रिक्स होंगे तो उसमें से 500, 700, 1000 रूब्रिक तक इसमें जरूर मिलेंगे, फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी। वो हंस रही थी, रो रही थी, laughing joyless and weeping and laughing at the same time. Work aversion to mental, work fatigues, काम करने से, दिमागी काम करने से उसका वो थक जाती है, फटीग हो जाती है, थक जाती है। वर्क इम्पॉसिबल, वो घर में बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं करवाती थी अपनी मदर के साथ, बिल्कुल भी नहीं। Mildness, yielding, dreams, exhausting dreams continuing after. Dreams में भी ये रूब्रिक है, ड्रीम्स एग्जॉस्टिंग, कंटिन्यू आफ्टर। सो इसको अगर मैं अभी भी और भी देखना चाहूं तो और भी बहुत सारे रूब्रिक्स मुझे मिलेंगे। जब मैंने बोला ना कि जब मैं किसी मेडिसिन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ती हूँ, फिर मैं एक बुक नहीं, फिर मैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ती हूँ। तो यहाँ मैंने डॉक्टर शंकरन की लाइकोपोडियम पढ़ी, तो उनकी जो 2-3 बातें मैं बताती हूँ, जो इसके साथ बहुत सारी बातें इसके साथ रिलेटेड है, जो डॉक्टर शंकरन ने शायद स्पिरिट में या सोल में लिखी हैं। ये लड़की ने सबसे पहले आके क्या बोला कि मैं बहुत बोल्ड हूं। डॉक्टर शंकरन लिखते हैं, अगेन इन एन एडल्ट कॉवर्डाइस मे बी हिडन बाय एन आउटवर्ड शो ऑफ ब्रावाडो। भाई बाहर से शो करना मैं तो बहुत बोल्ड हूं, लेकिन अंदर इनके एक डर जो कॉवर्डाइस है वो रहता ही है। they may take recourse to tall talk, boasting with false bravado. The love of power makes Lycopodium ambitious. He will seek to achieve a position where he can dictate to others, and he dare not be political power or any authority, कोई भी। इसकी cowardice, egotism, haughtiness, dictatorial, lack of confidence, ये सब साथ साथ चलेगा। ये बचपन से इनमें होता है। He imagines or dreams that he is someone big, a leader of people, a much respected, a powerful man. तो वो यहाँ पे वो अपने एम्बिशंस की बात करती है कि मैं एक दिन मेरे पास पावर होगी और मैं पावर से आई कैन डू एनीथिंग। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लड़की ने बोला कि मैं इमोशनली बहुत वीक हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, और जब भी कोई मुझे लगता है कि मुझे ये प्यार करे तो मैं उसको रोक देती हूँ, एक दीवार बना लेती हूँ कि नहीं, पीछे हटो, नो, ये मेरे लिए नहीं है। सुनो, he is willing to share and give but not to commit. So when an affair reaches a peak, he backs out. कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली, और जो लड़की ने बोला था कि जब कोई अफेयर पीक तक पहुंचना, रीचेज अ पीक, he backs out, वो बैक आउट कर जाता है, वो पीछे हट जाता है। यही इस लड़की ने बोला। Thus he has a string of love affair until he eventually decides to settle down. तब होता है जब ये सेटल डाउन होना चाहते हैं, सिर्फ तब। लाइकोपोडियम्स यूजुअली हैव लेट मैरिजेस, क्योंकि एक तो वो बात दिमाग में कि मेरी शादी तो सक्सेसफुल होनी नहीं है, दूसरी ये बात कि अगर मैंने किसी को प्यार किया या उसने मुझे प्यार किया तो पता नहीं फिर वही वाला सब कुछ, वो धोखा होगा। उसके बाद लाइकोपोडियम के बारे में और भी उन्होंने काफी कुछ लिखा है। He now plans the choosing of his spouse seriously. चलो ये रहने दो। Affectionate. Another feature of Lycopodium personality is affectionate, sentimental,
इमोशनल, इसीलिए रूब्रिक है एब्रप्ट, रफ येट अफेक्शनेट. शी वाज वेरी अफेक्शनेट काइंड ऑफ गर्ल. She can weep when seeing sentimental scenes, both of joy and sorrow. कभी भी वो रो सकती है. अब बात करते हैं वीकनेस ऑफ मेमोरी की, जो राजन शंकरन ने लिखा है. वीकनेस, अनदर एस्पेक्ट ऑफ लाइकोपोडियम इज वीकनेस ऑफ memory, mistakes in speech and writing. The weakness of memory is especially for proper names. It also extends to dates, events, and the things he has to do. This poor memory is a big handicap for lycopodium. Lycopodium is a man who was told that he is not loved as he is. अब इसको क्या लगता है कि इसके माता पिता, इसके घर वाले इसको प्यार नहीं करते, लेकिन अगर ये कुछ अचीव करेगी तो शायद इसको वो प्यार कर सकेंगे. So the feature of love of power and achievement never leaves a lycopodium patient. कि मुझे प्यार मिलना चाहिए और मुझे पावर मिले, ये दो चीजें लाइकोपोडियम में कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ती. So this is a beautiful story of lycopodium patient. मुझे लगता है कि अगर आपने इस स्टोरी को ध्यान से सुना है तो ये स्टोरी आपको लाइकोपोडियम और अच्छी तरह से समझा सकती है. आप खुद समझने की, दोबारा इस वीडियो को देखो और आप खुद समझने की कोशिश करो कि इसमें ये है क्या, लाइकोपोडियम किस तरह का होता है. हालांकि इसके और भी बहुत सारे रूप हैं. ये एक पॉलीटेस्ट मेडिसिन है. हर पॉलीटेस्ट मेडिसिन के हजारों रूप है. ये सिर्फ एक ऐसा रूप था जिसने मुझे लाइकोपोडियम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा दिया. मुझे सभी तरह के पेशेंट्स आके कुछ ना कुछ पढ़ा के जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइकोपोडियम. अगर आपको किसी ने कोई, एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज डू कम. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah. But my highly request to you, please repeat the illusion rubric in this case. Please. हाँ जी, हैं? मुझे Please समझ, repeat the illusion rubric. which delusion? Ma'am, please repeat the illusion rubric in this case. जो मेन रूब्रिक्स है. Yes, ma'am. Delusion हाँ. कह रहे हैं, delusion rubric. डिल्यूजन वाला तो कोई नहीं रूब्रिक मैडम, नहीं ये है. कह रहे हैं कि इस केस में जो रूब्रिक है वो रिपीट कर दे. ये बोल हाँ रहे जी, हैं सर. हाँ हाँ, जो मेन 5 रूब्रिक्स Ma'am, जो मैंने delusions हाँ यूज किए हैं. सबसे पहला था लाफिंग इनवॉलंटरली येट जॉयलेस, वो हंस रही थी बिना खुशी के. दूसरा था फोरसेकन, beloved by his parents, wife feels not being, 4 सेकंड के अंदर है. तीसरा था estranged family from his, being kind with strangers but not kind with his family and too rich. ये थर्ड था. फोर्थ था ambitious and fifth one dictatorial, power, love of power. ये वाले मेन रूब्रिक्स. हम किसी भी केस को बहुत सारे रूब्रिक से ठीक नहीं कर सकते. हमें सिर्फ एक सेंटर पकड़ना होगा. हालांकि देखो, मुझे यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 3 महीने लग गए. हमें सेंटर तक पहुंचने के लिए पहली बार में ही हम कई बार सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन बार बार ट्राई करने से हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं. या सेंटर पहुंचने के लिए क्या उपाय है, किसे समझेंगे कि यही हम सेंटर है, यही सेंटर पहुंचने सर, के सेंटर को मैं, हाँ जी, सेंटर को देखो, एक तो जो छोटा केस लिया 2 मिनट में लिया, 2 मिनट में बात खत्म होगी. लेकिन जो इस तरह के 10-15 साल पुराने उसको प्रॉब्लम है कि उसका ब्रेन काम नहीं करता, ऐसे केसेस में हमें बहुत थॉरोली उनको बहुत डिटेल में, मैं तो बहुत डिटेल में जाती हूँ, डिटेल में जाना होता है. और डिटेल में से हम
3-4 चीजें मेन निकालते हैं। सबसे पहले जब मैंने एंटम क्रूडम यूज की, क्योंकि वो बार बार प्यार की बात कर रही थी कि प्यार की भूख है, प्यार की भूख है, प्यार की भूख है, प्यार नहीं मिला, इमोशनली वीक है, तो मैंने एंटम क्रूडम, लेकिन वो इसके लिए वेल सिलेक्टेड मेडिसिन नहीं थी। उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये डोमिनेशन बहुत ज्यादा है इसके पेरेंट्स की, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन, तो कार्सिनोसिन थी, वो भी नहीं। डॉक्टर जेन शॉर्टन का थीम लेट्राम्योर का अप्लाई किया, वो भी नहीं। लेकिन जहां पे आके ये स्वीट टिकी उसकी, वो लाइकोपोडियम ही थी। और लाइकोपोडियम जब मैंने दी, उसके 3 महीने तक वो 100% ठीक हो गई, बिल्कुल 100%। और जस्ट 2 डोजेस, लाइको 31 डोज, 201 डोज। उसके बाद सारी सैकलैक चलता रहा जी। estranged family from not with his family and into इसमें दो, एक तो estranged थैंक यू मैडम। जी जी जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइकोपोडियम की में सेंटिमेंट्स और इमोशनल लेवल थोड़ा सा आपके थ्रू समझना चाहती हूँ कि कई बुक्स में लिखा हुआ है कि वीपिंग व्हेन गिविंग थैंक्स, जो वो थैंक्स वीपिंग थैंक्ड व्हेन, बिल्कुल। हाँ, ये इतना इमोशनल होता है कि किसी ने थैंक यू बोल दिया, इसकी आंखों में से पानी आ गया, रो पड़ा। ये सिंगुलर है उसमें। यस मैम। तो मैम ये इतना इमोशनल होता है क्या? क्योंकि ये हार्ड फॉर सुपीरियर और सुनो 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 डॉक्टर कुसुम, सुनो। ये बहुत ज्यादा इमोशनल एंड बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होता है। हमने इसमें पिक्चर देख ली ना इसकी सारी, कितना ज्यादा ये लड़की इमोशनल है, कितना प्यार की तरह कितनी इमोशनल है। हम हर मेडिसिन का एक चीज पकड़ लेते हैं कि लाइकोपोडियम बहुत डरपोक है, वो एम्बिशियस बहुत है, मींस एम्प्लॉय एवरी है, साम दाम दंड भेद यूज करता है। हम एक पिक्चर पकड़ते हैं, उसी पिक्चर को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स पिक्चर्स हैं। सो हम कभी, मैंने कभी, मुझे बहुत सारे कई बार क्वेश्चन है, कभी किसी की पिक्चर नहीं बनाती कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, उसके बाद कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि किस पेशेंट ने किस टाइम पे किस स्टोरी के साथ आना है। सो कभी अपने दिमाग में ये पिक्चर ना बनाओ कि ये हमेशा डरपोक होगा, कॉवर्डाइस होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, इगोटिज्म होगा, एम्बिशियस होगा, पावर लव होगा, और नो इसके साथ। और भी देखो, मैंने इसीलिए डॉक्टर राजन शंकरन की बुक का रेफरेंस दिया है कि उन्होंने भाई, हम वो चीज छोड़ देते हैं। जैसे पता नहीं आपने अटेंड किया या नहीं, मेरा प्लेटिना वाला सेशन था जो मैंने इसी फोरम पे दिया था। आई डोंट नो कि आपने अटेंड किया या नहीं। तो प्लेटिना में क्या, हम हमेशा ही सोचते हैं बड़ी ईगो है, बड़ा हॉटी है, बंदे को बंदा नहीं समझता, डॉक्टर को डॉक्टर नहीं समझता। लेकिन जो प्लेटिना मैंने देखी थी वो आइडियलिज्म वाली थी, बहुत ज्यादा माइल्ड। मैंने तो इतना माइल्ड कभी प्लेटिना देखा ही नहीं। और वो भी मैंने पूरा एक सेशन दिया था कि हम एक चीज सोच लेते हैं कि बस ये तो ऐसा ही है। हम सटे लोगों को सोच लेते हैं ये तो रोंदू ही है, पर उसमें और भी जो ग्रीड है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हमें वो भी कंसिडर करनी चाहिए। एक बार में नहीं होता। मैं ये 20 साल पहले का, मुझे आज भी पूरा रटा हुआ है ये केस, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा ही बहुत तसल्ली के साथ है। सो इस तरह हर मेडिसिन के डिफरेंट रूप हैं, वो आपके पास कभी भी किसी भी रूप में, जिससे आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और कभी स्टोरी नहीं बनानी कि ये ऐसा होता है, ये उसके बाद ऐसे करता है, नहीं। बीच में कुछ स्किप भी हो सकता है, वो कभी भी आपके पास है, कोई भी पेशेंट जी। और कुछ? सॉरी फॉर इंटरप्ट मैम, बट मैम एक ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि आपने इस केस में ये बोला कि उसका माइंड 90% डेथ है, तो ये तो रियल डेल्यूजन का कोई रूब्रिक? क्यों डेल्यूजन? वो तो सचमुच में है, वो तो कंफ्यूजन है। मैंने इतने सारे आपको रूब्रिक्स बना दिए, सचमुच वाले हैं। डेल्यूजन क्यों है? वो तो यूज कर ही नहीं पा रहे अपना ब्रेन। हम क्यों डेल्यूजन में फंसे जब हमारे पास
डायरेक्ट ही रूब्रिक है जो मैंने कंफ्यूजन वाले, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट वाले, रिफ्लेक्टिंग अनेबल टू रिफ्लेक्ट, कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी, रीडिंग अनेबल टू रीड, डलनेस, ये सारा दिमाग से ही काम है। ओके मैम, थैंक यस ठीक मैम। है ना, ये सारा दिमाग था कि हमें कोई ऐसा रूब्रिक नहीं मिलेगा कि 90% ऑफ द ब्रेन ऑफ अ पेशेंट इज डेड। डेड का मतलब ये नहीं है कि सच में ही मर गया, उसको उसको वो काम नहीं कर सकती, वो पढ़ नहीं सकती, वो ब्रेन यूज नहीं कर सकती, इसलिए उसने ऐसा बोला। तो ये कितने रूब्रिक हमें मिल गए। आई गॉट इट मैम। या एंड Any थैंक other यू सो question? मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन, थैंक यू मैम। जी जी जी, Thank you, ma'am. राधेश्याम सर, राधेश्याम सर। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर राणा। हाँ मैडम, राधेश्याम। थैंक यू मैम। मैम वी होप यू कम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जल्दी 15 दिन के बाद फिर आ जाऊंगी। यस मैम। हाँ मैडम। ठीक है। मैडम स्टेशन तो आपका बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू जो ज्ञान रखा, तो ये बहुत ही अनुकरणीय और सराहनीय रहा। जी थैंक यू। मैम आपका क्वेश्चन का मैं याद करूँ। आप ज्ञान की अवतार हैं, रूब्रिक ही घर परिवार है, आप होम्योपैथ की गहरी सरोकार है। यही सब थैंक यू सो मच करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। ओके देन, ओके जी, आपको बहुत रात तक 9:30 बजे तक जगाया आप लोगों को। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। राधेश्याम सर, आप लोग 2 मिनट के लिए ये चर्चा कर सकते हैं क्या राधेश्याम सर? जो ये मेडिसिन होम्योपैथी का जो फिलोसॉफी है सर, होम्योपैथी का फिलोसॉफी थोड़ा सा समझाना है, हम सब के लिए है ये। जैसे कि कोई भी मेडिसिन दिया गया है ना, कोई मेडिसिन दिया गया, मगर वो मेडिसिन को ज़्यादा अगर दे देते, जो वेल सिलेक्टेड मेडिसिन अगर ज़्यादा दे देते, तो वो जो काम एक बार स्टार्ट हो चुका, उसके बाद हम लोग ज़्यादा दे दिया, उसके बाद जो हम लोग को अच्छा वो रिजल्ट नहीं मिलता है। ये बात को एक प्रोग्राम में हम लोग को आना चाहिए, जो फिलोसॉफी है होम्योपैथी, जो फिलोसॉफी एस एन मिश्रा सर, होम्योपैथी का जो फिलोसॉफी है सर, ये सबको हम लोग को जानना होगा ढंग से, है ना सर? क्योंकि सही मेडिसिन देने के बाद भी फॉल्स कर रहे हैं होम्योपैथ वालों, ये बहुत गहरा बात है सर। हम एस एन मिश्रा सर, मिश्रा जी सर, या और सभी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो राणा सर का कहना यह है कि हम सही दवाई सेलेक्ट हैं, इसके बावजूद भी कभी कभी हमें सफलता नहीं मिलती है। तो जैसे पोटेंसी को लेकर या क्वांटिटी को लेकर, जैसे कि अभी एक केस में ऐसा मिला है कि बेलाडोना चल रहा था और लंबे समय तक चलने के बाद भी रिजल्ट नहीं था, जबकि आप 50 मिनट एक गोली देने के बाद उसी दवा का और उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा। तो ये सब थोड़ी सी अपनी अनुभव और इस चीज पर डिस्कस होनी चाहिए। सर इसी के लिए ना सर, एस एन मिश्रा सर, जो ये जो चीज़ है, ये नए डॉक्टर के लिए सीखना बहुत जो और भी जो डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पॉइंट को सबका अंदर में घुस जाना चाहिए। नहीं तो हम लोग एक दिन छोड़ देंगे माइंड में, तो इतना अच्छा मेथड को भी छोड़ने वाला बहुत है सर। राधेश्याम सर, मिश्रा सर, धीमान सर, जितेंद्र धीमान सर भी है। तो हम लोग को ये हमको बहुत खराब लगता है कोई डॉक्टर ये मेथड को छोड़ रहा है सर। 1-2 है, हमको 1% 2% है सर जो छोड़ रहा है। तो हाँ, ये वाला अगर इतना अच्छा है तो ये क्यों छोड़े? छोटे छोटे जो फाक फुकुर है उसको पकड़ना होगा सब मिलके। ये पहले दिन से ही हम लोग को पकड़ लेना है सर।
ये बात है ना सर? तो इसका ऊपर क्लास में ढंग से डिस्कशन होना चाहिए। मैडम इतना सुंदर क्लास ली है, हमको अगर बोलना नहीं चाहिए, मगर एक लाइन अगर कोई बोलते हैं तो इसी एक बारे में राधेश्याम सर जो बोला, ऐसे मिश्रा सर और भी कोई बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो 2-4 मिनट में कुछ पॉइंट रखा जाए। सिलेक्शन, डोज ऑफ रिपीटिशंस, ये रखते हैं। सारे केस को इंडिविजुअलाइज करने के बाद ये एक्सपीरियंस से भी आदमी पढ़ता है, इसको पढ़ता है कि कैसे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। और ये तो हमें हमारे जो स्टालवार्ड्स रहे हैं उनसे ही सीखना होगा, क्योंकि जो जो बुक लिख गए हैं, जैसे मैडम ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि मैंने राजन शंकरन को पढ़ा, कितनी मार्वेलस लाइन उन्होंने बताई। ये सब हम लोग